डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ट्रांजिस्टर्स। आज हम ट्रांजिस्टर को डिस्कस कर रहे हैं और वो भी बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर को डिस्कस कर रहे हैं। एक फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है, वो आपके इस लेवल के कोर्स में नहीं है। आज हम बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर को डिस्कस कर रहे हैं। ट्रांजिस्टर का जो लफ्ज़ है, ट्रांजिस्टर का लफ्ज़ निकला हुआ है ट्रांसफ़र ऑफ रेजिस्टेंस से। यानी कि अगर आप कोई पूछे कि ये ट्रांजिस्टर की टर्म का मीनिंग क्या है, तो ट्रांसफर फॉर रेजिस्टर, तो लिहाजा ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टेंस। ट्रांजिस्टर का वर्ल्डली मीनिंग जो है, उसका जो मीनिंग है वर्ल्ड का, वो कुछ इस तरह है कि ट्रांसफ़र ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब है इसमें रेजिस्टेंस ट्रांसफ़र होगी, इसमें वोल्टेज ट्रांसफ़र होगा। ये वोल्टेज के लिए स्टेप अप के यानी कि उसको वोल्टेज के लिए एम्पलीफायर का काम भी करता है, स्विच का काम भी करता है। ट्रांजिस्टर निहायत ही इम्पॉर्टेंट सेमीकंडक्टर डिवाइस है डायोड के बाद। ये 2 पीएन जंक्शन डायोड पर मुश्तमिल होता है। जिस तरह डायोड में एक पीएन जंक्शन होता है, ट्रांजिस्टर में 2 पीएन जंक्शन होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 3 टर्मिनल डिवाइस है। डायोड 2 टर्मिनल डिवाइस था, ये 3 टर्मिनल डिवाइस है और इसके 3 हिस्से होते हैं। एक को हम बेस, दूसरे को एमीटर और तीसरे को कलेक्टर कहते हैं। तो बहरहाल ये जो ट्रांजिस्टर है, इसको अगर आप देखें तो ट्रांजिस्टर को हम इस तरह उसकी डायग्राम बनाएंगे कि पहला हिस्सा जिसको हम कहते हैं एमीटर, दूसरा पार्ट उसको हम कहते हैं बेस और तीसरा वाले को हम कहते हैं कलेक्टर। यानी कि ये जो ट्रांजिस्टर है, इसके 3 हिस्से होते हैं। पहले वाले को हम एमीटर, दूसरे को बेस और तीसरे को कलेक्टर कहते हैं। अब आपको पता है कि डायोड भी जो था वो एन और पी टाइप मटेरियल से बना हुआ था और ये भी एन और पी टाइप मटेरियल से ही बना होगा। अब ये सवाल उठता है कि एन टाइप कहाँ होंगे, पी टाइप कहाँ होंगे। तो याद रहे ट्रांजिस्टर की 2 टाइप्स हैं। एक अगर फर्ज करें इस डायग्राम में मैं बनाता हूँ और उसका नाम रखता हूँ NPN। तो NPN का मतलब है कि 2 N टाइप के बीच आप एक P टाइप को सैंडविच कर देंगे। पहले वाला N टाइप एमीटर जो लेफ्ट मोड साइड पे मैंने बनाया है, और राइट साइड वाला N टाइप कलेक्टर, और मिडल वाला P टाइप जो निहायत ही थिन होता है और लाइटली डोप्ड होता है, इसको हम लोग बेस कहते हैं। तो एमीटर, बेस और कलेक्टर, ये 3। अब ये NPN ट्रांजिस्टर। और अगर इधर मैं दूसरी काइंड बनाता जिसको हम कहते हैं PNP ट्रांजिस्टर, तो PNP नाम से जहर है, 2 P टाइप के बीच एक N टाइप को सैंडविच कर दिया जाएगा। 2 P टाइप के बीच एक N टाइप को सैंडविच कर दिया जाएगा। PNP। तो डियर स्टूडेंट्स, ये 2 टाइप्स हैं ट्रांजिस्टर की। सर्किट डायग्राम क्या है, इसकी सर्किट डायग्राम क्या है, इस तरह आप वर्टिकली बनाते हैं। तो ये आपके पास ये वाला हिस्सा T की तरह बनाकर ये बेस कहलाता है। ये जिसमें एरो बनाएंगे, ये एरो वाला हिस्सा एमीटर कहलाता है और ये दूसरा राइट साइड पे कलेक्टर कहलाता है। ये इसकी सर्किट डायग्राम है, एमीटर, कलेक्टर और बेस। ये इसकी सर्किट डायग्राम है। इसमें एरो फ्रॉम बेस टू एमीटर होगा, किसमें, NPN में, और PNP में डायग्राम इसी तरह होगी, लेकिन बेस की बिल्कुल उसी तरह, कलेक्टर की बिल्कुल उसी तरह, लेकिन जो एमीटर है उसकी होगी उसी तरह, लेकिन इसका एरो टुवर्ड बेस होगा। ये बात इंपॉर्टेंट है, जहन में रखनी है। सर्किट डायग्राम भी वो पता होनी चाहिए, वैसे आपको उसकी कंस्ट्रक्शन डायग्राम भी पता होने चाहिए। तो NPN में आपने देखा एरो बेस टू एमीटर बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? करंट की डायरेक्शन की वजह से बनाते हैं, मैं भी समझाऊंगा आपको। और इसका एरो जो है
वो बेस की तरफ बनाते हैं, ये भी करंट की डायरेक्शन में। याद रखें जो ट्रांजिस्टर वाइडली यूज होता है, वाइडली यूज ट्रांजिस्टर इनमें जो है वो कौन सा है, NPN, क्योंकि इसमें कलेक्टर और एमिटर इलेक्ट्रॉन्स की मेजॉरिटी कैरियर्स N टाइप से बने होते हैं और बेस P से बना होता है, जबकि इसमें कलेक्टर एमिटर P से बने होते हैं, होल्स मेजॉरिटी कैरियर। तो होल मेजॉरिटी कैरियर जो है वो ट्रांजिस्टर में इतने यूज़फुल नहीं है जितना कि इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांजिस्टर यूज़फुल है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है उसकी मोबिलिटी होल के मुकाबले में मोबिलिटी मूव करने की जो सलाहियत है वो इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा है, इसलिए NPN को प्रेफर किया जाता है। तो अब बात यह है, इसमें हमने दो चीज़ें देखनी हैं, एक साइज और दूसरी डोपिंग। ट्रांजिस्टर की कंस्ट्रक्शन में साइज और डोपिंग। अब एज फार एज मतलब दो चीज़ें हमने देखनी है। पहले नंबर पे क्या चीज़ देखनी है, साइज। दूसरे नंबर पे क्या चीज़ देखनी है कि डोपिंग किस तरह होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, एज फार एज साइज इज कंसर्न्ड, तो सबसे लार्जेस्ट साइज कोलेक्टर की होती है, क्योंकि कोलेक्टर नाम से जाहिर है वो इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट करेगा, उसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हमने लाने होंगे, तो उसका एरिया ज़्यादा रखेंगे तो कम रेजिस्टेंस ऑफर होगी। अगर आपने कोलेक्टर छोटी साइज का रखा तो एरिया उसका छोटा रखा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, और करंट जब ज़्यादा हो और रेजिस्टेंस ज़्यादा हो तो हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा, डायोड ख़राब हो जाएगा। लिहाजा साइज में सबसे बड़ा साइज किसकी है, सबसे बड़ी साइज सोकाल कोलेक्टर की साइज सबसे बड़ी, साइज ऑफ कोलेक्टर इज, साइज ऑफ कोलेक्टर इज लार्जेस्ट कंपेरेटिव टू बेस एंड एमिटर। दूसरा नंबर साइज में किसका है, एमिटर का है। तीसरा नंबर साइज में किसका है, बेस का है। यानी बेस की साइज बहुत ही कम होगी और एमिटर की साइज निस्बतन जो कलेक्टर की साइज से कम होगी। लिहाजा साइज में मैंने डायग्राम में भी ऐसे बनाया है, आपके पास कलेक्टर साइज में बड़ा है, एमिटर साइज में छोटा है, बेस साइज में बहुत ज़्यादा कम है। बेस बहुत छोटा होता है, मतलब मिलीमीटर से भी कहीं छोटा होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी रीजन है, इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी रीजन है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स की मेजॉरिटी है ये, और इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स की मेजॉरिटी है। बहरहाल फ़र्क किस चीज़ का है, फ़र्क है साइज़ का। साइज़ किसकी बड़ी है, कलेक्टर, और सो कॉल ये जो बेस है इसकी साइज़। तो साइज़ वाला मसला हल हुआ। साइज़ ऑफ द कलेक्टर इज़ लार्जेस्ट एंड द सेकेंड टर्न इज दैट ऑफ द एमिटर। एमिटर की साइज दूसरे नंबर पे और बेस की ना होने के बराबर। अब एज फार एज डोपिंग इज कंसर्न, तो याद रखें डोपिंग से मुराद है कि यानी कि जो आपको पता है, जब आपने एन टाइप बनाए हैं तो आपने पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज को डोप किया है टेट्रावैलेंट चौथे ग्रुप के सिलिकॉन और जर्मेनियम में। तो आपने जो इम्प्योरिटी डाली है, जो डोपिंग की रेशो डाली है, वो इसमें हैवीली डोप्ड कौन सा होगा। पी टाइप कैसे बनाते हैं, पी मैं आप बता चुका हूँ। आप लोगों ने टेट्रावैलेंट में जर्मेनियम या सिलिकॉन में ट्राईवैलेंट एटम्स को डालना होता है, जैसे गैलियम इंडियम को, और पांचवें ग्रुप वाला जो है जैसे फास्फोरस हो गया या और आर्सेनिक वगैरह जो है वो आपने जो है डालना है टेट्रा में, तो वो एन टाइप बनता है। ये बात हम पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर वीडियोस में, बड़ी डिटेल में मौजूद है। तो बहरहाल ये आपके पास NPN की जो मैं बात कर रहा हूँ। अब डोपिंग सबसे ज़्यादा एमिटर की होगी। एमिटर नाम से जो है एमिट करने वाला, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एमिट करे, इसलिए एमिटर डोपिंग में जीत जाएगा। डोपिंग में कौन ज़्यादा होगा, डोपिंग हैवीली डोप्ड कौन सा होगा, तो हैवीली डोप्ड टॉप पे जो है इन तीनों के मुकाबले में जो टॉप पे डोपिंग है, टॉप पे वो एमिटर की है। और कलेक्टर जो है, यानी कलेक्टर किस चीज़ में ज़्यादा था, साइज में। तो ये तो हम क्या कहेंगे, एमिटर इज हैवीली डोप्ड, एमिटर इज हैवीली डोप्ड
comparative to collector and base, comparative to collector and base, बेस के कंपैरेटिव एमिटर हैवीली डोप्ड होगा। तो डियर स्टूडेंट, ये भी आपको मैं उसकी कंस्ट्रक्शन समझा रहा हूँ। अभी हम लोग जो ट्रांजिस्टर के मुतालिक पढ़ रहे हैं वो मैं उसकी आपको कंस्ट्रक्शन उसकी बता रहा हूँ। और मैंने बताया इसमें 2 पीएन जंक्शन होंगे। देखें, ये एनपी एक जंक्शन, पीएन दूसरा। तो इसमें पीएन जंक्शन कितने हैं? 2 पीएन जंक्शन हैं। और दूसरी बात क्या है, इसके कितने टर्मिनल हैं? 3 टर्मिनल हैं। एमिटर, बेस एंड कलेक्टर। एमिटर में हैवी डोपिंग होती है बाकियों के मुकाबले में, और कलेक्टर की साइज सबसे ज़्यादा होती है बाकी दोनों के मुकाबले में। तो ये पूरी इनिशियल मैंने आपको उसकी स्टोरी बताई है कि किस तरह ट्रांजिस्टर जो है हम बनाते हैं और कितने किस्म के हैं। सर्किट डायग्राम भी आपको समझा दी। अब हम डिस्कस करेंगे ट्रांजिस्टर एक्शन एंड वर्किंग, कि वर्किंग किस तरह करता है। याद रखें कि आपके जो लैपटॉप, मोबाइल में ट्रांजिस्टर वास्ट अमाउंट में बहुत ज़्यादा तादाद में लगे होते हैं। ये फास्ट स्विचेस का काम करते हैं, एम्पलीफायर्स का काम करते हैं, ऑसिलेटर्स का, इनकी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं। ये निहायत ही इंपॉर्टेंट सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं डायोड के बाद, और ये खुद डायोड्स पे बने हुए हैं। तो ये जो बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, अब मैं इसका कौन सा हिस्सा डिस्कस करूँगा? ट्रांजिस्टर एक्शन। ट्रांजिस्टर एक्शन कि डियर स्टूडेंट, ट्रांजिस्टर एक्शन किस तरह होगा और उसकी हम बाइसिंग कैसे करेंगे। एंड बाइसिंग, हाउ ट्रांजिस्टर इज बाइस्ड, हाउ इट विल वर्क, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द करंट विल बी इन्वॉल्व इन दिस केस। कितने किस्म के करंट्स इन्वॉल्व होंगे, कितने किस्म की जो है उसमें बाइसिंग होगी, फॉरवर्ड होगी, रिवर्स होगी, इस बात को देखें। तो इसमें एक बात जो इम्पॉर्टेंट है, जो आपने ट्रांजिस्टर बनाना है, फर्स्ट करें मैं NPN ट्रांजिस्टर ले रहा हूँ। जैसे मैंने आपको बताया NPN आर मोस्ट पॉपुलर, क्योंकि इनमें कलेक्टर और एमिटर में फ्री कैरियर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब ये वही डायग्राम है, दोबारा बना दी, यही डायग्राम। उसी तरह यहाँ पर डोपिंग लेस है लेकिन साइज ज़्यादा है, और ये जो है बहुत ही हैवीली डोप्ड है लेकिन साइज में कम। ये से मुराद कौन? एमिटर, ये बेस, ये कलेक्टर। अब ये तो वही ओल्ड स्टोरी जो है, हेयर इट इज बीइंग रिपीटेड। डियर स्टूडेंट्स, आपको अच्छे से पता है n region contain electron in majority, electron will be in higher concentration, so these will diffuse to the p region by leaving this atom which type of charge? Positive। ये यहाँ पर ये, और इसको ये जो इलेक्ट्रॉन ले लेंगे नेगेटिव, यहाँ से इस तरफ से डिफ्यूजन होगी, ये नेगेटिव। तो यहाँ आपको डिप्लेक्शन रीजन 2 मिल गई हैं और 2 पीएन जंक्शन डायोड बन गए हैं। आप देख रहे हैं वाज़े तौर पे आपको नज़र आ रहे हैं 2 पीएन जंक्शन डायोड बन गए हैं। तो ये आपके पास NPN, ये वही कहानी है जो अभी मैंने कुछ लम्हे पहले आपको समझाई है कि साइज में कौन बड़ा होगा? कलेक्टर विल बी लार्जेस्ट इन साइज। अच्छा, अब बात कर रहे थे बाइसिंग की, तो याद रखें 2 किस्म के जंक्शन हैं आपके पास, 2 पीएन जंक्शन हैं। एक का नाम है एमीटर एंड बेस जंक्शन, दूसरे का नाम है कलेक्टर एंड बेस जंक्शन। तो याद रहे, एमीटर बेस हमेशा फॉरवर्ड बाइस आमतौर पे करते हैं और कलेक्टर बाइस से रिवर्स बाइस किया जाता है। दिस इज नॉर्मल ट्रांजिस्टर एक्शन। तो क्या बताया? एमीटर बेस जंक्शन इज फॉरवर्ड बाइस्ड, फॉरवर्ड n के साथ कौन सा टर्मिनल? नेगेटिव। p के साथ कौन सा टर्मिनल? तो ये आपके पास आपने देखा p एट पॉजिटिव, n एट नेगेटिव। तो लिहाजा पहली बात जो इसमें जहन में रखने के काबिल है वो ये है कि EB जंक्शन, एमीटर बेस जंक्शन इज फॉरवर्ड बाइज्ड,
क्यों फॉरवर्ड बाइस्ड है ये मैं अभी आपको समझाता हूँ कि क्यों फॉरवर्ड बाइस्ड है। 12 इज यूजुअली फॉरवर्ड बाइस्ड एंड CB जंक्शन इज रिवर्स बाइस्ड, रिवर्स्ड बाइस्ड। ये बात जहन में बिठाने की है कि एमिटर बेस फॉरवर्ड और कलेक्टर बेस रिवर्स। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है फॉरवर्ड बाइसिंग को हम ट्रू कनेक्शन कहते हैं, इसमें डायोड कंडक्टर होता है, और रिवर्स बाइसिंग को हम फॉल्स कनेक्शन कहते हैं, इसमें डायोड इंसुलेटर होता है उस वक्त तक जब तक ब्रेक डाउन ना हो जाए। तो लिहाजा इसमें मतलब है एक हिस्से को हमने कंडक्टर रखना है, दूसरे को इंसुलेटर के हिसाब से रखना है। बहरहाल अब इसका फायदा क्या है डियर स्टूडेंट, इसको मैंने आपको क्या समझाया, कलेक्टर बेस जंक्शन इज रिवर्स्ड बाइस्ड, N के साथ P पॉजिटिव और P के साथ नेगेटिव। तो ये इस बैटरी का नाम हम लोग आमतौर पे क्या लिखते हैं, VEE जस्ट फॉर एमिटर, और इसका नाम रखते हैं VCC नाम ऐसे समझाने के लिए, EE और CC, एमिटर वाली कलेक्टर वाली। तो ये दो किस्म के आपने बैटरी लगे। प्रोबेबली यहाँ पर आप हो सकता है यहाँ अगर सेल लगा रहे हैं तो यहाँ बैटरी लगा लें ताकि ज़्यादा वोल्टेज हो। तो अब किस तरह एक्शन होगा डियर स्टूडेंट्स, अब आपको वाज़े तौर पे बाइसिंग का कंसेप्ट मैंने समझा दिया, किस तरह ट्रांजिस्टर आप बाइस करेंगे, कौन सा हिस्सा फॉरवर्ड बाइस, कौन सा हिस्सा रिवर्स बाइस, ये आपको वाज़े तौर पे नज़र आ रहा है। तो फॉरवर्ड बाइस का फ़ायदा देखें, दिस इज़ नेगेटिव टर्मिनल एंड दीज आर नेगेटिव फ्री चार्ज कैरियर, तमाम नेगेटिव फ्री चार्ज कैरियर हैं। सो दीज विल बी रिपेल्ड एंड दीज विल बी इंजेक्टेड इनटू, चूंकि यहाँ डिप्लेशन रीजन ख़त्म हो जाएगी और ये आपके पास कहाँ चले जाएंगे, बेस के अंदर। यानी कि आपको मैंने बताया एमिटर हैवीली डोप्ड है, एमिटर में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है इलेक्ट्रॉन्स की, बहुत ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जब पी रीजन में जाते हैं तो आपको पता है रिकॉम्बिनेशन होती है, इलेक्ट्रॉन होल में चले जाते हैं, हायर से लोअर एनर्जी स्टेट में चले जाते हैं, और उसके नतीजे में आपको जब इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव करेंगे, तो आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक करंट की डायरेक्शन जो है वो जिस तरफ होती है, तो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन उसके अपोजिट। लिहाजा एमिटर के करंट की डायरेक्शन हम किस तरफ लेंगे, डायरेक्शन उसी तरह पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ लेंगे, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ द कन्वेंशनल करंट, जो करंट हम जिसको मानते हैं उसकी डायरेक्शन हम इलेक्ट्रॉनिक मोशन के अपोजिट लेते हैं कन्वेंशनली। तो लिहाजा और ये जो होल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स होल में जाएंगे तो हमारा मानना है होल ख़त्म हो जाएगा, होल को इस तरफ कंसीडर किया जाएगा। लिहाजा ये जो बेस का करंट है, बेस का करंट वो भी इसी तरफ लिया जाएगा, इस तरफ मतलब है बेस का करंट, बेस करंट, इलेक्ट्रॉन एमिटर करंट और बेस। अब आपको पता है अब आपको पता है कि होल्स जो है वो बहुत थोड़ी तादाद में थे, किसमें होल्स बहुत थोड़ी तादाद में थे, पी रीजन में। बहुत पी रीजन थिन होती है और लाइटली डोप्ड होती है, साइज में सबसे कम, डोपिंग में सबसे कम, कौन सी, बेस रीजन, बेस। तो बेस रीजन में बहुत थोड़ी रिकॉम्बिनेशन होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को जो होल्स बिजी करेंगे उनकी तादाद बहुत थोड़ी है, और ये जो कलेक्टर के इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको ये पॉजिटिव टर्मिनल खींच रहा होगा, लिहाजा कलेक्टर के इलेक्ट्रॉन्स भी इधर जाने की कोशिश कर रहे होंगे, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स होल से बचेंगे वो भी सारे इधर आ जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कलेक्टर के अपने इलेक्ट्रॉन्स भी मूव कर रहे थे, और एमिटर के इलेक्ट्रॉन बेस से जो बच गए वो तो बहुत ज़्यादा बच जाएंगे, क्योंकि बेस के होल बहुत थोड़े हैं। लिहाजा इलेक्ट्रॉन की एक बहुत बड़ी आर्मी जो है यहाँ दाखिल हो जाएगी, और इसीलिए हमने बड़ी साइज़ का रखा था। अब आपको इसका फ़ायदा पता चल गया होगा कि क्यों हमने इसको बड़ी साइज़ का रखा था, ताकि ये इलेक्ट्रॉन जब इसमें चले जाएं तो इसका प्रिंसिपल मद्देनज़र रखा जाए कि रेजिस्टेंस और एरिया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं, तो एरिया बड़ा रखेंगे तो रेजिस्टेंस कम होगी और ओहमिक हीटिंग कम होगी, हीट लॉस कम होगा। तो ये देखा आपने। अच्छा, अब मुझे बताएं कलेक्टर के इलेक्ट्रॉन किस तरफ जा रहे हैं, इस तरफ, लेकिन करंट, कलेक्टर की करंट की डायरेक्शन हम किस तरफ लेंगे, इलेक्ट्रॉनिक मोशन के अपोजिट। तो आपने देखा कि बेस का करंट भी लेफ्ट साइड पे है, कलेक्टर का करंट जो है आई कलेक्टर का करंट ये वाला,
कलेक्टर का करंट भी लेफ्ट साइड पे है, बेस का भी लेफ्ट साइड पे है, एमीटर का भी लेफ्ट साइड पे है। लिहाजा आप देखेंगे कि कुल करंट जो है दैट विल बी द सम ऑफ द बेस करंट एंड द कलेक्टर करंट एंड इट विल बी कॉल्ड एमीटर करंट। तो ये इक्वेशन जो मैंने आपको बता दी है, दिस इज इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन टेल्स अस दैट बेस करंट plus collector current will give you the emitter current and the emitter current is the largest one and सेकेंड नंबर पे जो है वो कलेक्टर करंट है और थर्ड नंबर पे जो है वो बेस करंट है। और याद रखें हियर इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेंशन कि जो बेस करंट है दैट इज़ वेरी वेरी लेस देन यूजुअली फ्रॉम द कलेक्टर करंट और कलेक्टर करंट इज लेस देन एमीटर करंट। यानी सबसे टॉप पे किसका करंट है? एमीटर का, फिर किसका? कलेक्टर का, और बेस का करंट बहुत कम है। और याद रहे अगली बात जो इम्पोर्टेंट है जिसको मेंशन करना वो मैं यहाँ से लिख रहा हूँ, इस बात को आगे ऊपर लिख रहा हूँ। स्टूडेंट्स आप देखें कि यहाँ पर मैं एक टर्म यूज़ करूँगा जिसको हम कहते हैं करंट गेन। करंट गेन बीटा, current gain beta is the ratio of the collector current and the base current। कलेक्टर और बेस की रेशो को, यानी कि ये रेशो, ये जो बीटा, ये गेन बताता है कि कलेक्टर करंट बेस से कितने टाइम्स बड़ा है। तो याद रखें कि ये हंड्रेड्स में आंसर होता है, बड़ा नंबर है बीटा, बड़ा नंबर है। इट्स दिस इज वेरी ग्रेटर देन, इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2 याद रहे कि बीटा इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 1। तो और इस इक्वेशन से मैं ये भी कह सकता हूँ कि जो कलेक्टर करंट है वो बीटा टाइम बेस करंट है। इक्वेशन नंबर 3। डियर स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं बीटा बेस करंट, कलेक्टर करंट का रिमोट किसके हाथ में है? बेस के हाथ में है। बेस करंट जितना कम होगा कलेक्टर करंट बहुत ज़्यादा होगा। क्यों? बीटा एक बड़ा नंबर है, मतलब है 1 मल्टीप्लाई बाई 100 100 ही होता है। और आल्सो एक और गेन होता है जिसको हम अल्फा कहते हैं। तो करंट गेन अल्फा जो है डियर स्टूडेंट्स वो किसकी रेशो है? वो कलेक्टर टू एमीटर रेशो है, और ये रेशो 1 से छोटी है। क्यों 1 से छोटी है? इसको इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे दूं और कह दूं अल्फा इज लेस देन 1। क्यों छोटी है 1 से? क्योंकि कलेक्टर करंट एमीटर करंट सबसे बड़ा है, कलेक्टर करंट एमीटर से छोटा है। तो ये चीज़ आपने देखी। अब एक टर्म में मैं बात को ख़त्म करता हूँ। अगर मैं यूँ कर दूँ कि डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय आई सी, इक्वेशन 1 को मैं अगर आई सी पर डिवाइड कर दूँ तो आपको क्या नज़र आएगा? आई सी, आई बी, आई सी, आई सब सी, आई सब सी। आई सी पर डिवाइड किया इसको तो फायदा क्या हुआ? एक कैंसल आउट होकर, अब आपको पता है आई सी बाई आई अल्फा होता है, तो आई ई और आई सी 1 ओवर अल्फा हो जाएगा, और आई सी और आई बी बीटा होता है तो आई बी और आई सी 1 ओवर बीटा हो जाएगा और उधर 1 हो जाएगा। तो ये एक मैंने रिलेशनशिप बना दी। अल्फा और बीटा को आप आपस में कैसे रिलेट कर सकते हैं? आप एक स्टेप आगे चले जाएं। इट्स नॉट डिफिकल्ट जॉब फॉर यू पीपल। बी एज एलसीएम ले लें, 1 प्लस बीटा आ जाएगा। तो अल्फा के लिए सेपरेट कर लें तो बीटा जो है 1 प्लस बीटा, ये अल्फा बीटा इन टर्म ऑफ अल्फा इन टर्म ऑफ बीटा आ गया है। या इस इक्वेशन को एक दफ़ा फिर ले लें, 1 ओवर अल्फा, 1 को इधर ले लें, अपोजिट साइन कर दें, बीटा को रहने दें, एलसीएम ले लें अल्फा का, 1 माइनस अल्फा 1 ओवर बीटा। तो एलसीएम लेने पे बीटा आपके पास क्या हो जाएगा? उलट कर दें इक्वेशन को। तो ये दो मैंने आपको अल्फा बीटा की रिलेशनशिप भी बता दी है। याद रखें बाज़ औक़ात अल्फा बीटा के साथ स्टैटिक और डायनामिक लिखा होता है। अल्फा स्टैटिक का मतलब डीसी करंट है और डायनामिक का मतलब अगर आपने एसी सोर्स लगाया हुआ है। थैंक यू वेरी मच।